तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ALP CBT 1 एग्ज़ाम जो 2018 में हुए थे उनके सभी जो साइंस के प्रश्न हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। तो दोस्तों सर्च लाइट का परावर्तक जो है अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट आप जानते हैं जैसे जिसको आप लोग भाषा में सरल भाषा में टॉर्च कहते हैं, तो उसमें भी दोस्तों कटोरा नुमा जो चमकीला सतह होता है वो अवतल दर्पण है। और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है दोस्तों, सर्च लाइट में जो होता है, उसके बाद हेडलाइट में भी होता है। कार उर की हेडलाइट जो है वो भी आप देखे होंगे उसमें भी होता है। उसके बाद दांत जाँच करने के लिए एक अवतल दर्पण का उपकरण होता है। उसके बाद सौर कुकर में भी होता है, एक जगह एकत्रित करके सौर विकिरण को एक जगह रिफ्लेक्ट करने के लिए और उसी से खाना पकता है। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी में भी होता है, एक जगह लाइट को एकत्रित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से दोस्तों क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन का फॉर्मूला Cl होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर दोस्तों 17 होता है, ये भी याद रखिएगा। और जो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है इसका, ये भी याद रख लीजिएगा, क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा होता है। इसमें कैथोड एनोड पे जो वो जमते हैं, आप पढ़े होंगे 8th 9th 10th में ये। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों सोडियम को जो है दोस्तों चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और दोस्तों पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है। तो दोस्तों कुकुरमुत्ता जो है सेप्रोट्रॉफ है। सेप्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है दोस्तों सेप्रोट्रॉफ यानी अपघटक होता है इसका मतलब। अगला प्रश्न देखते हैं, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों संवेग जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसको जो है दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में ये जो है व्यक्त किया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद है NH4 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो दोस्तों 15 परमाणु होते हैं। तो दोस्तों यहाँ परमाणु की बात कर रही है, तो यहाँ देखते हैं परमाणु कितने हैं। तो आप देखिए आसानी से यहाँ इसको गिन सकते हैं। नाइट्रोजन का यहाँ दोस्तों देखिए 2 है, यहाँ 2 से यहाँ आप मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन के 2 हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन का यहाँ देखिए 4 × 2 यानी कि हाइड्रोजन का 8 है। उसके बाद यहाँ सल्फ़र का देखिए, सल्फ़र का 1 है और ऑक्सीजन का देखिए 4 है। तो 8 × 4 = 11, 8 × 4 = 12, तो 14 और जो है एक ऑक्सीजन का 1 है, तो 8 कितना हो गया 15। फ्रेश एक बार देखते हैं, नाइट्रोजन का 2 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन का 4 × 2 हो गया। उसके बाद जो है सल्फ़र का 1 हो गया और ऑक्सीजन का दोस्तों 4 हो गया। तो कितना हो गया 8 + 2 10 + 4 14 + 1 15। तो टोटल परमाणु संख्या कितने हो गए दोस्तों इसमें, तो 15 हो गए, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ऑक्टेक्स वर्गीकरण के यानी क्या अष्टक जो नियम आप जानते हैं, अष्टक के जो न्यूलैंड्स लॉ में जो है कौन सा अंतिम तत्व है। तो दोस्तों न्यूलैंड्स के दोस्तों अष्टक नियम के अनुसार जो है दोस्तों अंतिम तत्व जो है थोरियम है। दोस्तों न्यूलैंड्स का जो नियम है वो कहता है कि हर 8वें तत्व का नियम जो है दोस्तों पहले तत्व के गुण जैसे होते हैं। ठीक है, तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ओम का साइन ऐसे होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका यानी कि परावर्तन जो है आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार क्या है। दोस्तों अगर आपका दर्पण में जो है दोस्तों छोटा छवि दिख रहा है तो दोस्तों आप वो जो है उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है। तो यहाँ एक उत्तल दर्पण लेते हैं, इधर अंतर से क्लाई किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से एक प्रधान अक्ष लेते हैं। उसके बाद एक किरण आता है यहाँ, ठीक है, पैरेलली अक्ष के, और ये परावर्तित हो जाता है। ठीक है, परावर्तित जो होता है तो इसका ये बना रे ऑफ मतलब ये पर्तन ऐसे होता है इसका। फिर और एक किरण को लेते हैं दोस्तों,
थोड़ा बनाते हैं दोस्तों, इसमें समझ नहीं आएगा। यहाँ दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो है कोई भी प्रकाश यदि पड़ता है तो वो जो है दोस्तों रिफ्लेक्ट होता है उसी रास्ते से। तो इसलिए यहाँ देखिए दोस्तों ये डाले हैं। उसके बाद ये इसका देखते हैं ये कहाँ आता है। इसका अगर इधर अपवर्तित होता तो इधर आता, लेकिन यहाँ इसको ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पीछे। तो ये देख रहे हैं दोस्तों प्रतिबिंब जो है कितना छोटा बन रहा है और वस्तु कितना बड़ा है। तो यही कह रहा है कि दोस्तों उत्तल दर्पण में जो है वस्तु से हमेशा जो है प्रतिबिंब छोटा बनता है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब है, यहाँ आपका वस्तु है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। दोस्तों वसा और तेल का जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब उसका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो दोस्तों थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। घेंघा रोग दोस्तों किस चीज़ की कमी के कारण होता है, तो आपको पता होगा आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो दोस्तों पार्श्व विभाज्योतक के कारण जो है जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। पार्श्व विभाज्योतक दोस्तों, पार्श्व मतलब होता है बगल से, मतलब वो जो इनका विभाज्योतक जो है वृद्धि होते रहता है। तो आप जो है यही शीर्ष और तने के घेरे जो यही आपको जिसकी वलय की संख्या का आप जो एज निकालते हैं गिन के, उसी के बारे में कह रहा है कि पार्श्व विभाज्योतक में जो है वृद्धि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस में उस संयंत्र में दोस्तों उत्पन्न नहीं होती है। बायोगैस संयंत्र में होते हैं कौन सी गैस उत्पन्न है, तो CH4, मीथेन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोसल्फाइड, सिलोक्सेन होते हैं, और भी कई गैस उत्पन्न होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में क्लोरीन गैस का ये होता है निर्माण। तो आपको बताए थे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों नाम। और फार्मूला देख रहे हैं CaOCl2 होता है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा 2, 8, 18 और उसके बाद बचा अष्टक में तो 8 है। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है 1s2 2s2 2p6 इसी तरह से। तो उसी के अनुसार से इसको निकाला जाता है 2, 8 और पहली ये जो है पहले एनर्जी सेल में इतना, दूसरे में और तीसरे में इतना, और इसके बाद इसमें होता है दोस्तों ये जो दोस्तों इसको इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं 2n² होता है इसका फार्मूला। अगर पहला क्वेश्चन में पूछे तो 2 × 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद दूसरे अष्टक में पूछेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर इंटू इक्वल कितना हो गया, 8 हो जाएगा। उसी तरह तीसरे में हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर मतलब 18। उसी तरह से चतुर्थ अष्टक में हो जाएगा दोस्तों 2 × 4 का स्क्वायर 16 × 2 32। तो इसी तरह से यहाँ देखिए दोस्तों निकाल सकते हैं 2n² के फॉर्मूला से इसको। अगला प्रश्न देखते हैं ALPCBT1 एग्ज़ाम 9 अगस्त 2018 का है, थर्ड शिफ्ट का। इसमें है दोस्तों स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं दोस्तों। तो रसस्वेदी अभिग्राहक कहा जाता है। रसस्वेदी अभिग्राहक को जो है दोस्तों स्वाद का पता लगाने वाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी जी का जो है वैल्यू किसके द्वारा खोजा गया था, मतलब जी का जो है मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया था, यानी जी का वैल्यू किसके द्वारा खोजा गया था दोस्तों। तो उसको जो है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो जिंक का जो परत चढ़ाया जाता है दोस्तों लोहे पर उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, याद रखिएगा। गैल्वेनाइजेशन द्वारा जो है जिंक का परत चढ़ाया जाता है लोहा पे। अगला प्रश्न है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो दोस्तों उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊपर उठा के जो अगर रखा जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है। ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों उस हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्तों mgh फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। m यानी उसका मास कितना है, उसके बाद उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसकी हाइट कितनी है, तो उसी से निकाला जाता है mg × h से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? सेलों की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ दोस्तों देखते हैं आवर्त सारणी में किसी समूह में दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो है परमाणु संयोजकता जो समान रहती है, यानी किसी ग्रुप का जो संयोजकता एक ही रहती है, वैलेंसी जो समान रहती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो दोस्तों परमाणु की जो है त्रिज्या घटती है। अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो आवर्त सारणी में तो उसका जो है परमाणु त्रिज्या घटती है। उसके बाद आवर्त सारणी में किसी आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। अगर इधर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो उसमें दोस्तों प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर जो है आयनन ऊर्जा बढ़ती है, यानी आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है बढ़ती है। ठीक है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधता बढ़ती है। यानी कि आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं और जो है नीचे से ऊपर गए तो ठीक है, तो इस उधर मतलब बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे से ऊपर अगर जाते हैं तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन जो है बंधुता मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है दोस्तों बढ़ती है। तो यहाँ दोस्तों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस तत्व की सबसे ज़्यादा होती है? तो दोस्तों फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुँह का pH वैल्यू कितना हो जाता है, कितने से कम हो जाता है? दोस्तों 5.5 से यदि pH वैल्यू दांत का मुंह का कम हो जाता है तब दांत जो है सड़ना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर इसका तापमान कितना होता है? तो दोस्तों केल्विन में बदलने के लिए सीधा फॉर्मूला है, यानी कि डिग्री सेल्सियस को जो है 273.15 में आप जोड़िएगा तो वही होता है, ये जो है केल्विन में बदल जाता है। तो जैसे यहाँ 78 डिग्री सेल्सियस है, इसमें हम 273 मोटा मोटी जोड़ देते हैं तो इसका हो जाता है कितना 351 केल्विन हो जाता है इसका। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। ठीक है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो अब पेन जो है दाएं हाथ में दिखता है, तो इसका कारण क्या है? तो पार्श्व व्युत्क्रमण। ठीक है, पार्श्व व्युत्क्रमण जैसे मतलब आप इधर आपका इधर राइट हैंड है और इधर आपका लेफ्ट हैंड है, तो ऐनक में जो है दोस्तों आपका जो इधर जो है उधर से उल्टा आपका प्रतिबिंब बनता है, सामने आपका फेस सामने दिखता है तो आपका दायां बायां तरफ हो जाता है और जो है बायां दायां तरफ दिखता है। लेकिन वास्तविक रूप से सीधा ही आपका प्रतिबिंब इधर से दिखता है, लेकिन जो है उस उधर से आप अगर आदमी के फेस तरफ से देखेंगे तो आपका जो बायां दायां हो जाता है और दायां बायां हो जाता है, वही होता है पार्श्व मतलब साइड वाइज। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों LPCVT1 एग्जाम 10 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का। तो इसमें पहला प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखते हैं। जैसे सघन माध्यम जैसे हो गया कांच से अगर वायु में प्रवेश करेगा तो इधर दोस्तों मान के चलिए इधर सघन माध्यम है और इससे जो है लाइट ये अभिलंब खींच देते हैं और माध्यम के परपेंडिकुलर ये होता है। और कोई माध्यम जैसे कोई लाइट जो है यहाँ आ रही है लाइट की किरणें, तो ये क्या होगा? अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये दूर भागेगा अभिलंब से। ठीक है, और दोस्तों अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में इधर से अगर इधर देंगे तो ये जो है दोस्तों अभिलंब की तरफ जाएगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में दोस्तों 3 परमाणु होते हैं। ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का O2। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो दोस्तों कोई स्लिंकी क्या होता है यहाँ देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? तो प्लाज्मोडियम दोस्तों, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, याद रखिएगा। और अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा इसका जो है जनन होता है। अगला देखते हैं, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए। और दोस्तों इसमें जो है
एंटीऑक्सीडेंट और निर्बाध पैकिंग के द्वारा भी इसको रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? दोस्तों रासायनिक ऊर्जा का, इसमें ऑप्शन से ही क्लियर हो पाएगा, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा तो बिल्कुल नहीं होगा, तो वही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो दोस्तों पौधे से जो पोषण प्राप्त करता है आपको कस्क्यूटा नाम है, कस्क्यूटा। एक अमरबेल भी होता है, तो अमरबेल का शायद ये इंग्लिश नाम है, देखते हैं। दोस्तों अमरबेल का ही वैज्ञानिक नाम होता है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। ठीक है, याद रखिएगा, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा होता है अमरबेल का वैज्ञानिक नाम। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, आकाश बेल, अमरलत्ती, स्वर्णलता, चुड़ैल बाल, निर्मली, अमरवल्ली आदि इत्यादि इसका नाम है। कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो दोस्तों अंडाशय जो है, दोस्तों अंडप जो है कार्पेल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, वो जो है फूल के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रकृति जो उसे अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है। तो इसको आप जानते ही होंगे, जड़त्व ऐसा है। जड़त्व किसको कहा जाता है? जब अपने वस्तु जो है दोस्तों अपनी स्थिति को बरकरार बनाए रखना चाहती है, उसी को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C3H8। दोस्तों आपको पता होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एल्केन का दोस्तों होता है CnH2n+2। तो जैसे दोस्तों यहाँ एल्केन का देखते हैं, कार्बन का अगर 3 रहेगा और इसका हाइड्रोजन का कितनी संख्या हो जाएगी इसमें? तो CnH2n+2। अगर 3 रहेगा तो हाइड्रोजन का 8 हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, CnH2n+ जो है 2 होता है। ठीक है, इसका कितना होता है? तो CnH2n। ठीक है, उसके बाद एल्काइन का क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो इनको याद रख लीजिएगा, इस फॉर्मूला को। इसी पे आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यहाँ देख रहे हैं प्रोपेन है, प्रोपेन ANE लगा हुआ रहेगा तो वो एल्केन ग्रुप के होंगे, ENE रहेगा तो एल्कीन ग्रुप के, और YNE रहेगा तो एल्काइन ग्रुप के। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर दोस्तों सभी नोबेल गैस के बाहरी सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है पूरा रहता है, इसलिए ये जो है किसी से अभिक्रिया नहीं करते, इसको नोबेल गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियाँ पैदा होती है? तो ब्रायोफाइलम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक गुणों में से मेंडलिन ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों द्वारा, मतलब ठीक है, उसी को आधार बना के जो है मेंडलिन जो है अपने आवर्त सारणी का जो है वर्गीकरण किया है। ठीक है दोस्तों, ये जो है मेंडलीव जो है क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही चुना? तो वो जो है दोस्तों अधिक अभिक्रियाशील ये जो है तत्व थे, और इनका जो हर एक तत्वों के साथ जो है यौगिक बनाने की क्षमता थी, इसलिए दोस्तों इनको ही आधार बनाया था उन्होंने। मेंडलीव ने अपने रासायनिक गुणों के अध्ययन करने के लिए विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पर भी ध्यान केंद्रित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला जो है CBT-1 ALP का जो है एग्जाम 10 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? दोस्तों गति का पहला समीकरण जो है वेग और समय के बीच जो है संबंध को दर्शाता है। तो गति का पहला नियम क्या है दोस्तों गति का पहला समीकरण होता है V = U+AT। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा का, अपने जीन के आधा हिस्सा का योगदान होता है यौन प्रजनन में। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा दोस्तों मुकुलन द्वारा करता है। जैसे हाइड्रा ऐसे होता है, इसमें मुकुलन निकलता है तो ये कट के अलग हो जाता है, तो यही होता है मुकुलन। हाइड्रा जो होता है मुकुलन द्वारा अपना जो प्रजनन करता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। गोलाकार दर्पण का केंद्र दोस्तों कैसे आप निकालेंगे? तो जैसे ये गोलाकार दर्पण है, जैसे आप जो है वृत्त बनाते हैं, उसका जो वृत्त का जो केंद्र होता है, वृत्त का जो ये भाग होता है, जिस वृत्त का गोलाकार दर्पण, उसी का केंद्र को हम लोग पोल कहते हैं। ठीक है,
सॉरी दोस्तों, पोल दूसरा चीज़ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। लेकिन पोल जो होता है दोस्तों, ये जो है गोलाकार जो दर्पण है उसके जो बीच का जो भाग होता है, ये पोल इसको कहा जाता है, जिससे मुख्य अक्ष गुजरता है। ठीक है, इसको P से डिनोट किया जाता है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसको C से डिनोट किया जाता है। ये केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है, इसको कहा जाता है। हम लोग गलत ये बोल दिए थे, तो इसको पोल इसको बोला जाता है। ठीक है, ध्रुव को, ये जो इसका जो गोला का जो है, इसका जो मीडियम पॉइंट होता है उसी को कहा जाता है, जिससे मुख्य अक्ष गुजरता है, उसको पोल कहा जाता है। और जहाँ से ये जो वृत्त का जो केंद्र होता है, जिस वृत्तीय खंड का ये जिस वृत्त का जो ये खंड होता है उसका जो केंद्र होता है, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो वृषण दोस्तों पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग आपको पता ही होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क में दोस्तों विचारों का संग्रह होता। दोस्तों प्रमस्तिष्क जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा प्रमस्तिष्क होता है। यह सोचने, सीखने और पढ़ने बोलने वाले भाषा और नियोजित मांसपेशियों की गतिविधि को नियंत्रित करता है। और सेरिबेलम जो है दोस्तों, यह सेरिब्रम के नीचे होता है और मांसपेशियों की गतिविधियों को समन्वित करता है। यह शरीर का स्थिति और संतुलन बनाए रखने के लिए कारगर है। सेरिबेलम याद रखिएगा। और ब्रेन स्टेम या सेरिबेलम और सेरिबेलम को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड ही उत्पन्न होगा। जलाना मतलब ऑक्सीजन से उसका अभिक्रिया होता है। ठीक है, मैग्नीशियम को जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो वही होता है उसका जलाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो दोस्तों गणना का। ठीक है, एक कैलकुलस का। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो ठोस विलयन का। ठीक है, एक मिश्र धातु दोस्तों ठोस विलयन का उदाहरण है। उसमें दोस्तों जैसे अच्छा अगला प्रश्न देखते हैं, ALP CBT 1 एग्ज़ाम 10 अगस्त का 3rd शिफ्ट है। ठीक है, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या होती है? दोस्तों विद्युत आवेश की SI इकाई जो होता है, विद्युत आवेश की SI इकाई जो होता है कूलम्ब होता है। ठीक है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, NO2O और H2O। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों जो है दोस्तों तापीय अपघटन के दौरान जो है अमोनियम नाइट्रेट का उत्पन्न करता है। अगला, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? यहाँ देखिए आपको बताए थे वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण, यहाँ पूछा गया है। अगला है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाता है? स्थान और समय के संबंध को। दोस्तों चलिए देखते हैं गति के तीनों समीकरण को। पहला समीकरण होता है दोस्तों V = U + AT। उसके बाद दूसरा समीकरण होता है दोस्तों S = UT + ½ AT। ठीक है, उसके बाद तीसरा समीकरण होता है दोस्तों V² = U² + 2AS। तो इन तीनों समीकरण को याद रखिएगा, यही इसमें कह रहा है। दूसरा जो है स्थान और समय के बीच रिलेशंस को दिखाता है, और तीसरा देखिए यहाँ वेग और डिस्टेंस के बीच रिलेशन को दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक्सीलरेशन होता है, तो इसमें ढेर सारा इसमें जो होता है ए में जो होता है ए बराबर क्या होता है? एक्सीलरेशन बराबर A = V-U/T, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? तो बोरोन ऑप्शन से ये क्लियर हो पाता, और ऑप्शन में क्या क्या था? कूलम्ब का नियम क्या कहलाता है? दोस्तों कूलम्ब का नियम दोस्तों दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए दोस्तों कूलम्ब के नियम को देखते हैं। तो इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों, ये जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच बल का जो है फार्मूला होता है, के एक कॉन्स्टेंट है Q1 Q2/r²। तो इसी के बारे में कहा गया, ये इसी को लिखा गया है डिटेल रूप में। तो इसी को कहा गया दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये जो है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है। उसके बाद कह रहा है
और एवं उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r², ठीक है, दूरी के वर्ग के, ठीक है। यहाँ ये देखिए, तो इसी को दोस्तों शाब्दिक रूप में लिख दिया गया है। आपको कूलम का लॉ पता होना चाहिए, कूलम का फार्मूला भी पता होना चाहिए, F=K×Q1Q2/r²। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो लीवर दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, याद रखिएगा। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो विभेदन दोस्तों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ALPCBT 1 एग्जाम 13 अगस्त 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो कोलेनकाइमा की जो है ऊतक दोस्तों जीवित होती है, लंबी और कोनीय पर अनियमित रूप से स्थूल होती है, ठीक है। किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की। दोस्तों आर्किमिडीज द्वारा उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया गया था। इनके सिद्धांत भी आपको याद होने चाहिए। कौन सी एक सतहीय घटना है। दोस्तों वाष्पीकरण जो है दोस्तों सतह पर ही वाष्पीकरण होता है, ठीक है दोस्तों। ये वाष्पीकरण जो है दोस्तों सतह से ही होता है। जितना बड़ा सतह रहेगा उसका वाष्पीकरण भी उतना ज़्यादा होगा, जितना छोटा सतह रहेगा उसका वाष्पीकरण कम होगा। यही इसका तात्पर्य है। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एंटासिड दवा है, अपच के उपचार में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन रिपीट किए जा सकते हैं। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। दोस्तों गति के अनुरूप दोस्तों वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जितनी गति रहेगी उसका जो है दोस्तों गतिज ऊर्जा भी उतना बढ़ेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कह रहा है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 और इसका जो है अभिक्रिया कराएगा HCl से। तो ठीक है, यहाँ Na का जो है दोस्तों Na का जो है Cl से अभिक्रिया हो जाएगा, तो क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड, और जो है कार्बन का जो है कार्बन जो है इसमें जो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बनेगा, और H2O एक जल भी बनेगा इसमें। तो क्या क्या बनेगा दोस्तों NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। इतना पदार्थ इसमें बनेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अमीबा में दोस्तों द्विखंडन विधि से इसका जो है ये होता है। तो यही बाइनरी विखंडन या बाइनरी फ्यूजन भी इसको कहा जाता है। तो यानी द्विखंडन, बाइनरी मतलब 2, तो द्विखंडन विधि से इसका जो प्रजनन होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। आपको पता ही होगा उसमें ग्लूकोज बनता है, जल और ऑक्सीजन बनता है, और साथ ही अगला प्रश्न है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 0 होती है। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे क्या कहा जाता है। तो अवतल दर्पण आपको पता ही होगा, अंदर की तरफ धंसा हुआ अवतल होता है। उसके बाद अगला देखते हैं ALPCBT 1 एग्जाम 13 अगस्त 2018 को सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन, यानी कि अंडाणु का शुक्राणु से जो निषेचन होता है तो उसी को दोस्तों युग्मक संलयन कहा जाता है, ठीक है। तो 8 दिन में दोस्तों इसका जो है शायद जाइगोट बनता है। संलयन के पश्चात शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस की क्या क्रिया होती है। नीला या लाल लिटमस पेपर को अपना रंग नहीं बदलता है। नीला या लाल लिटमस पर अपना जो है रंग नहीं, यानी कि दोस्तों शुष्क लिटमस रहेगा और शुष्क HCl रहेगा तो उसमें कोई अभिक्रिया ही नहीं होगा, उसमें कोई मतलब कांटेक्ट ही नहीं होगा, इसलिए दोस्तों उसमें जो है कलर नहीं बदलेगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको पता चलता है यहाँ टाइटेनियम दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। दोस्तों परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो है व्यवस्थित किया गया है तत्वों को। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों नाइट्रोजन में 7 होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों आवर्त सारणी से जो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल का जो है हर एक पॉइंट याद होना चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल पर पकड़ होनी चाहिए। एक शिफ्ट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो एमीटर, ठीक है।
पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो ऑक्सीजन के कारण। अगला प्रश्न है ALP CBT 1 एग्जाम 13 अगस्त 2018 के थर्ड शिफ्ट का। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो काइटिन के। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो यहाँ सेंट्रोमियर होता है, लेकिन सेंट्रोमीटर लिखा हुआ है तो सेंट्रोमियर होता है। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक एनर्जी का। ठीक है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है, तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि को जो है कोई न कोई माध्यम चाहिए, निर्वात यानी शून्य, यानी कि कोई बिना माध्यम का जो है ध्वनि गुजर नहीं सकती है। अगला प्रश्न है कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.02 × 10⁻23। इसी को मोल भी कहा जाता है, मोलिकुलर नंबर। ठीक है, 6.02 × 10⁻23। अगला प्रश्न है किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर डालने से जो है जल में अस्कंदन होता है और सारे जो कचरे हैं बैठ जाते हैं तली में। ठीक है, अगला प्रश्न है उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है, तो हॉर्स पावर यानी HP। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट, याद रखिएगा। अगला है काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। और किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, तो अंडप या कार्पेल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अंडप या कार्पेल। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, तो F = ma होता है, या W। यहाँ दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, W यानी वर्क डन बराबर होता है FS cos थीटा। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन बराबर। तो यहाँ जो है यहाँ फोर्स का पूछा है, तो F बराबर m × a, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो अपचयन एजेंट के रूप में दोस्तों कोक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है CBT 1 एग्जाम 14 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इथाइन। ठीक है, यहाँ दोस्तों इथाइन दिया गया है, ऑप्शन के अनुसार इथाइन होगा, लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे असंतृप्त कार्बन कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और जिसमें एक कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन परमाणु यानी कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में कहा जाता है। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के द्वारा ही भोजन का जो है परिवहन किया जाता है, शरीर में अन्य जगहों पर ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है, तो लिथियम। पहला यहाँ धातु पूछ रहा है, और जो है तत्व पूछेगा तो कौन सा है, तो हाइड्रोजन होता है पहला तत्व। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय कि निकालने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए, तो लाल भूरे रंग की गैस जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, तो गर्भनाल, प्लासेंटा शायद इसका इंग्लिश होता है। अगला प्रश्न है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। उच्च तापमान पे है जो दोस्तों नाभिकीय संलयन के कारण जो है प्लाज्मा बनता है। अगला प्रश्न है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। स्पीड गलती से नहीं मार दीजिएगा, दूरी यहाँ याद रखिएगा। स्पीडोमीटर जब रहेगा तब यहाँ स्पीड नापा जाता है, ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है, तो मूत्राशय के नीचे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों LP CBT 1 एग्जाम 14 अगस्त 2018 के सेकेंड शिफ्ट से। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लॉ उत्पन्न होता है, तो नीली लॉ उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें पूछेगा भी किस कलर के लॉ में जो है उष्मा सबसे अधिक है, तो नीला लॉ के कलर के उष्मा में जो है नीला लॉ की नीली प्रकाश की जो है उष्मा सबसे अधिक होती है। तो अगला प्रश्न है संवेग की इकाई क्या होती है। संवेग की इकाई क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड क्यों आया है दोस्तों, तो इसको देखते हैं। संवेग होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का जो है आपको इकाई क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा। वेलोसिटी का क्या होता है,
मीटर होता है पर सेकेंड होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड यहाँ देखिए इसी अनुसार से निकाला गया है, तो आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा जो दोस्तों मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन होता है दोस्तों, ये देखिए आपको पहले भी इसमें पूछा गया है, एलपी के एग्जाम में सेम ही ईयर में, तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप पिछला क्वेश्चन देख के ही जाएं। साइंस के आज जो है सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 27.3%, ठीक है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है। अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो मेटाफेज। अगला प्रश्न है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय होते हैं। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर क्या होगा? तो दोस्तों पीएच स्तर जो है 7 से कम होगा, और ये जो होगा अम्लीय मटेरियल होगा, उससे जो है अम्लीय मटेरियल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ALPCB-T1 एग्जाम के से 14 अगस्त के 3rd शिफ्ट से, तो देखते हैं किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो तने हुए रबर बैंड में जब अस्थिर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। एम्फीबिया पौधे को किस समूह में रखा जाता है? एम्फीबिया पौधे को ब्रायोफाइट में रखा जाता है, ब्रायोफाइटा में। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो दोस्तों तय की गई दूरी अगर शून्य है, कोई वस्तु जगह से हिला ही नहीं, तो विस्थापन होगा ही नहीं। विस्थापन हो सकता है, यहाँ क्या पूछा गया है एक बार फिर से देखते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तय की गई दूरी यदि शून्य है तो विस्थापन निश्चित रूप से शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन तभी होगा जब कोई वस्तु अपने जगह को चेंज करेगा। ये हो सकता है अगर जगह चेंज करने के बावजूद अगर वस्तु जो है सेम पोजीशन पर आ जाए, तब विस्थापन उस स्थिति में भी शून्य माना जाता है। विस्थापन जो होता है किसी दो बिंदु के बीच जो है न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, न्यूनतम मतलब सीधी दूरी होती है। जैसे कोई वस्तु आपका यहाँ सर्किल पे घूम रहा है और एक सर्किल पूरा कर लिया, तो ये तो डिस्टेंस जो है आपका एक सर्किल के बराबर पूरा किया, लेकिन इसका विस्थापन पूछेगा तो वो जगह चेंज करके फिर सेम जगह पे ही आई तो विस्थापन 0 हो जाएगा, ठीक है। और वस्तु यदि आधा हाफ सर्किल में है तो आपका जो विस्थापन होगा दोनों बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, आप सीधी रेखा से मिलाइएगा तो वही विस्थापन होता है। और दूरी जो होता है जिगजैग डिस्टेंस में भी जितना दूरी चलेगा तो वो टोटल दूरी में ही आता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आपको पता होगा ऊर्जा का न तो नाश किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस इसका जो है रूप चेंज होते रहता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ये जो होते हैं परिवर्तित होते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो दोस्तों हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त कुछ ऊर्जा जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है संग्रहित हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? तो प्रोपेन, यहाँ देखिए ये प्रोपेन किस ग्रुप का है? तो एल्केन ग्रुप का, ALKANE, एल्केन ANE लगा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? CnH2n+2। तो यहाँ देखिए C3 है, ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट कर रहा है, इससे पहले भी यही सेम क्वेश्चन पूछा था, यहाँ भी पूछ रहा है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले बता चुके हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैस में से कौन सी गैस छूटती है? यहाँ ऑप्शन के अनुसार दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अगला प्रश्न है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर। तो कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कि कैनेटिक एनर्जी का बल होता है ½ m/v², ठीक है। यहाँ जो है कैनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के होते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं, ठीक है। तो तीसरी और 8वीं ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 8 है, और जो है तीसरी ये जो है रो का नंबर जो है तीसरा है, तो उसमें आर्गन रहता है। तो पीरियोडिक टेबल से देखिए दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो पीरियोडिक टेबल को अच्छे से तैयार कर ले। अगला प्रश्न देखते हैं, ALPCB-T1 एग्जाम के 17 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट से, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो दोस्तों अस्थायी उत्तक का नाम बताइए जो पौधों को मजबूत बनाता है। तो एस्क्लेरेन कायमा होता है, इसका नाम, इसको याद रख लेंगे।
किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है। जिसका आवृत्ति जो होता है एकल होता है उसको क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? तो पुंकेश्वर और स्त्रीकेश्वर। ठीक है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ऊर्जा जो है रासायनिक शुष्क सेल यानी जो ड्राई बैटरी जो होता है, ड्राई केमिकल बैटरी जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो होता है एनर्जी स्टोर रहता है। अगला है 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है, और 1 वाट को अगर ये और 746 वाट बराबर 1 HP होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो दिमित्री मेंडलीव। मेंडलीव को दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वो जो है तत्वों का वर्गीकरण किए थे। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो बाईं ओर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो विद्युत प्रवाह दोस्तों इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। अगर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। और कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, ये भी जानना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19, और प्रोटॉन इसके पॉजिटिव में जस्ट इसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है LPCVT1 एग्जाम के 17 अगस्त 2018 के सेकेंड शिफ्ट का। देखते हैं गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो गतिज ऊर्जा आपको बताए थे अभी पिछले क्वेश्चन में, 12mv² के बराबर होता है। भार का SI क्या है? भार का SI इकाई क्या है? तो भार का SI इकाई न्यूटन है। अगला प्रश्न है उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, इसको याद रखिएगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से उसका जो रंग है दूधिया हो जाता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? ये देखिए, ये स्टैटिक एकदम ये सब क्वेश्चन पूछा है जो कि आपको मुश्किल है मतलब बनना, ये आप कहीं से देखिएगा फिर ये रटे रहिएगा तो इसको अमूमन आदमी छोड़ देता है इस तरह के क्वेश्चन को रटना। तो यहाँ देखिए 1.003 होता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगला है अधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक। सोडियम कहाँ होता है दोस्तों? सोडियम आवर्त सारणी में किधर होता है? तो यहाँ दोस्तों एक चीज़ समझिए, यहाँ इसका इनडायरेक्टली ये पूछा है क्लोरीन से सोडियम से क्लोरीन। सोडियम दोस्तों पहला ग्रुप का है यहाँ पे, और ये जो क्लोरीन जो है 17वें ग्रुप में है। तो यानी कि दाएं से बाएं पूछा जा रहा है पीरियोडिक टेबल में जो है आधात्विक गुण क्या होता है। तो आधात्विक गुण दोनों दोस्तों बढ़ता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों CBT1 एग्जाम 17 अगस्त 2018 के थर्ड शिफ्ट से। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ के मीटर के बराबर होता है। और 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? तो दोस्तों माइक्रो जो होता है 10⁻⁻6 होता है। आपको किलो अगर पूछेगा तो किलो कितने के बराबर होता है? तो किलो 1000 के बराबर होता है, तो यानी कि 10⁻3 का। और उसके बाद नैनो के बाद पिको आता है। पिको कितने का बराबर होता है? इसको भी याद रखिएगा। पिको जो होता है 10⁻⁻12 का। देखिए इसको इसे याद रखिए, नैनो मिली माइक्रो नैनो पिको। मिली कितने का बराबर होता है? 10⁻³ के बराबर। मिली के बाद माइक्रो कितने का? 10⁻6 के बराबर। पिको नैनो जो होता है, नैनो आपको यहाँ पूछा ही गया है, 10⁻9 के बराबर होता है नैनो। और पिको जो होता है 10⁻12 के बराबर। तो इन सभी को याद रखिएगा। पिको फेम्टो एटो तक होता है, तो एटो 18 फेम्टो 15। ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव भी वाला भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं ध्वनि क्या है? दोस्तों ध्वनि जो है एक यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक लहर है। अगला प्रश्न देखते हैं यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या है? तो दोस्तों उस पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य बताया है, शून्य। यहाँ दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ अभिकेंद्रीय बल के बारे में पूछा गया है। अभिकेंद्रीय बल यहाँ हमेशा शून्य होगा, क्योंकि ये जो है विस्थापन जो है रेडियस के हमेशा लंबवत होती है। तो विस्थापन यहाँ तो शून्य ही शो होगा, क्योंकि हर एक जगह लंबवत दूरी पे विस्थापन काउंट किया जाएगा, तो यहाँ शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोबारा पूछा है, कैल्शियम का। पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिब्रेलिन्स अम्ल द्वारा पौधे का बौनापन दूर किया जा सकता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं? तो उभयधर्मी होते हैं। फॉस्फोरस की परमाणु क्या है? तो फॉस्फोरस त्रिपरमाणुक है।
ठीक है। उसके बाद अंडाशय के कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, तो डिम्बवाहिनी के माध्यम से, जिसको इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ALP CBT 1 एग्जाम के 20 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट से देश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। तो दोस्तों शिराओं में जो है प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है किस गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ जो दिया है परावर्तक सतह के व्यास को छेद कहा जाता है। अगला प्रश्न है खाने का नमक, इसको याद रख लीजिए, ये टिपिकल क्वेश्चन है, छेद कहीं पढ़े नहीं थे तो ये छेद याद रख लीजिएगा। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है, तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से, ठीक है। अगला प्रश्न है एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है, तो पुंकेश्वर और कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स। अगला प्रश्न है डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व जो है एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, तो 20 परमाणु तत्व, 20 परमाणु तत्व परमाणु संख्या किसका है। यहाँ ऑप्शन के अनुसार दोस्तों 20 परमाणु संख्या वाला 20वां जो है कैल्शियम होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड को। मानव शरीर का pH स्तर क्या होता है, तो 7 से 7.8। रक्त का कितना होता है 7.4 और मूत्र का कितना 4.6 से 8 तक होता है pH वैल्यू मूत्र का। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होता है, तो एम्पियर होता है विद्युत प्रवाह का अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो है। न्यूटलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है, तो तीसरा जैसा, ठीक है। तीसरा क्यों, तो आप यदि आवर्त सारणी देखेंगे तो वहाँ जो है पीरियड दोनों का सेम ही है, तीसरे पीरियड में है, तो इसलिए दोनों एक जैसा है, मतलब दोनों ही मेटल भी है। अगला प्रश्न देखते हैं आनुवंशिक सामग्री डैश आनुवंशिक सामग्री के वाहक होते हैं, तो जीन जो है दोस्तों आनुवंशिक सामग्री के वाहक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं ALP CBT 1 एग्जाम 20 अगस्त के सेकंड शिफ्ट से जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। ओपेरिन का सिद्धांत दोस्तों रासायनिक विकास से संबंधित है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रजनन आवश्यक है। ध्वनि की दृढ़ता को दोहराए प्रतिबिंब को ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है, तो प्रतिध्वनि, ठीक है। यानी कि यहाँ कह रहा है ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो प्रतिध्वनि, ठीक है। उसका सेम जो कॉपी होता है। अगला प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो क्वांटम सिद्धांत प्लैंक के द्वारा प्रदान किया गया था। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। आप जब देखेंगे तो धातु को अधातु से दोस्तों अलग किया जाता है। आपको ये जो है ग्रुप नंबर 13 से ऐसे दिखेगा आपको टेढ़ी मेढ़ी रेखा, तो उसको आप देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है हड्डी। ऑप्शन के अनुसार हड्डी होगा, ऐसे से तो कनेक्टिव टिश्यू ढेर सारे, रक्त भी है दोस्तों, तरल संयोजी ऊतक होता है। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो सोडियम को, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार सोडियम होगा। अगला प्रश्न है जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुिकता कहते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी से कम होता है। अगला प्रश्न ALP CBT 1 एग्जाम के 20 अगस्त 2018 के थर्ड शिफ्ट देखते हैं। एम सेल में जो है समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आप दोस्तों KLM जो है 18 होगा। इसका जो आपको बताए थे फॉर्मूला क्या होता है 2n², तो n जो है n², तो m जो है तीसरा सेल है, तो n के जगह पे हम 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 2 तो 18 जो होगा इलेक्ट्रॉन में m सेल में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अगला प्रश्न है मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, तो गर्भनाल। अगला प्रश्न है जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है, तो एकिनोडर्मेटा जो होता है समुद्री जंतु है जो मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। अगला प्रश्न है पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है एक IAA।
दोस्तों IAA का जो नाम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन के हिसाब से ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अगला प्रश्न है बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा दोस्तों न्यूटन का जो है पहला नियम देता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल अपना लिंग बदल सकता है। ALPCBT1 एग्जाम 21 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें क्योंकि दो आदमी के गुणसूत्र मिलते हैं। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावक बल, आपको पता होगा उत्प्लावक बल। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा। चालक का अगर प्रतिरोध आधा करेंगे तो इसका ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। पौधों का नर प्रजनन अंग जो है पुंकेश्वर है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। पार्थेनोकार्पी को किस के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है किया गया है? तो निषेचन के बिना फलों के विकास को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अगला प्रश्न है फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक परमाणु में। अगला प्रश्न है ALPCBT1 एग्जाम के 21 अगस्त 2018 के सेकेंड शिफ्ट से एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए, ठीक है, डाइल्यूट करने के लिए, कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। यानी पानी मिला देंगे तो उसका जो कंसनट्रेशन कम हो जाएगा, यानी कि भंग हो जाएगा, मतलब कंसनट्रेशन यानी कि कम एसिटिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलाकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों उदासीनीकरण जो है, अम्ल और क्षार मिलाकर जो है उदासीनीकरण होगा। अम्ल क्षार मिलके क्या होता है? एसिड प्लस बेस मिलके साल्ट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, वक्रता केंद्र पर, ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दोस्तों वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वक्रता केंद्र पर रहता है, फोकस पर रहता है तो कहाँ बनेगा? जब फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा, जब अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनता है। वक्रता केंद्र पे रहता है तो वक्रता केंद्र पर बनता है, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो फोकस और जो है क्या कहते हैं ध्रुव के बीच रहेगा तब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। अगला प्रश्न है रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो प्लाज्मा दोस्तों, प्लाज्मा में ही ऑक्सीजन मिल के जो है शरीर में परिवहन होता है, प्लाज्मा के द्वारा ही। प्लाज्मा के द्वारा अन्य भोजन के कण भी इसका जो है अन्य शरीर में पहुंचाया जाता है। इससे पहले पूछा गया है प्रश्न। बिजली में प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध के लिए। आपको रेसिस्टेंस जो होता है इंग्लिश होता है उसी के लिए, उसी का R लेटर है। कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो सरसों जो है उभयलिंगी फूल है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ देखना होता। उस अंग को नाम दें जहाँ भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण कहाँ विकसित होता है? तो गर्भाशय में। पानी के एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो पानी के एक मोल में 6.02 × 10⁻23। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सिन दोस्तों हार्मोन जो है जानवर में नहीं पाया जाता है। दोस्तों ये ऑक्सिन जो है प्लांट हार्मोन है जो उसके वृद्धि को जो है नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? दोस्तों दहन अभिक्रिया। ऑक्सीजन से जब भी कोई चीज़ का अभिक्रिया कराया जाएगा तो उसका दहन ही होता है। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन से जिसका भी अभिक्रिया कराएंगे तो उसको, इसका मतलब सीधा अर्थ है जलाना, उसका अर्थ होता है। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आवश्यक है, क्योंकि वर्क जो होता है आपको बताया था W बराबर FS होता है। FS कोस थीटा होता है वैसे जब एंगुलर फोर्स लगाएंगे तो, लेकिन सीधा अगर सिंपल तो FS होता है। F हो गया फोर्स और S हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है कहीं भी कार्य के लिए। ठीक है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है, याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा है।
लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, परावर्तन के कारण। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, मैग्नीशियम के जलाने से जो राख बनता है, अगर उसको पानी में घोलेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होते? देखिए वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है फिर दूसरे तरीके से। तो न्यूलैंड ने बताया था, पहले पूछा था कि न्यूलैंड का जो है पहला तत्व किस तत्व के समान होगा। अगला प्रश्न है, ALPCBT 1 एग्जाम 29 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट से अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5, 6, 7 या 8 होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणु का आकार मापने के लिए। शक्ति का सूत्र है कार्य बटे समय, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर क्या हो गया? कार्य मतलब वर्क बाय टाइम हो गया, तो यही होता है पावर। तो इसका जो है कार्य बटे समय होता है। निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो दोस्तों किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो स्क्लेरेन काइमा में स्क्लेरेन काइमा होता है। अगला प्रश्न है, वृषण में डैश उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो अंडकोश की थैली में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहलाता है टिश्यू कल्चर। ठीक है, मतलब किसी अंग को काट के जो है तो दोस्तों लैब में जो है उससे उस पौधे को ग्रो किया जाता है, तो उसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी? तो यह आधी रह जाएगी। ठीक है, तार की लंबाई अगर दोगुनी कर जाएगा तो एमीटर की रीडिंग जो है आधी रह जाएगी। अगला प्रश्न है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो गतिज ऊर्जा। वहाँ टरबाइन लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसको घुमाया जाता है विद्युत जल से, तो वही हो गया गतिज ऊर्जा। मतलब उसको घुमाना है, मतलब गतिज ऊर्जा, और उससे जो है इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है, तो गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रिक का जो है उत्पन्न होता है, तो मतलब गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। न्यूटैंड्स ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। दोस्तों उस टाइम तक दोस्तों 56 तत्व था जिसको अपने आवर्त सारणी में न्यूटैंड्स द्वारा व्यवस्थित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, LPCBT 1 एग्जाम के 29 अगस्त 2018 के सेकेंड शिफ्ट के, विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर यानी कि विस्थापन के परिवर्तन की दर, ये वेग। हाँ, विस्थापन जैसे u माइनस v माइनस u बाय टी कह रहा है, यानी कि v माइनस सॉरी यहाँ भी नहीं, भी तो वेलोसिटी खुद हो गया, यहाँ मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही हो गया विस्थापन वही, और डिस्प्लेसमेंट के परिवर्तन की दर, परिवर्तन मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो हुआ और उसमें जो टाइम से भाग देंगे तो वेग निकलेगा। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की, ये भी दोस्तों रिपीट हुआ, इससे पहले भी इसको दूसरे तरीके से पूछा जा चुका है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह तत्व क्या है? तो यह क्या है दोस्तों? तो एक हैलोजन है। हैलोजन जो है क्लोरीन का दोस्तों 17 होता है, आप याद रखिएगा, और क्लोरीन फ्लोरीन जो है ये सभी हैलोजन ग्रुप में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेंगे? तो निस्पंदन। निस्पंदन कब होता है दोस्तों? निस्पंदन जब इसमें हम क्या मिलाएंगे, ब्लीचिंग मिलाएंगे तो निस्पंदन होगा। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान डैश देखी जाती है, तो पीली लौ। असंतृप्त यानी कि मतलब पूरी तरह से अगर नहीं जलता है तब उसका पीली लौ होता है। इससे पहले क्या पूछा गया, जब कोई चीज़ पूरे बढ़िया से अगर मतलब पूर्ण रूप से जलता है तो उसमें कौन सा प्रकाश का कलर क्या होता है? तो नीला होता है। और यहाँ पूछा गया है जब आंशिक दहन होता है तो प्रकाश का कलर क्या होता है? पीला होता है। परागकण किस में पाए जाते हैं दोस्तों? तो परागकोश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, LPCBT 1 एग्जाम के 29 अगस्त 2018 के थर्ड शिफ्ट से, किस समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय
उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण समान रूप से कार्य करते रहेंगे। यहाँ क्या करा, किसी समांतर परिपथ में यानी पैरेलल परिपथ में, जैसे पैरेलल दो तारों के बीच में कोई यहाँ जोड़ा गया है, ठीक है, और यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर देता है, तो यहाँ दोस्तों ये विद्युतीय उपकरण, जैसे यहाँ बल्ब भी लगा हुआ है, बीच में दो पैरेलल वायर के बीच में अगर कोई बल्ब भी लगा हुआ है और वो बल्ब खराब हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस तार का जो है दोनों का करंट ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि करंट उस दोनों में रहेगा, अगला उपकरण जो जुड़ा हुआ है वो जलेगा ही जलेगा, ठीक है, काम करेगा। तो यही कह रहा है। अगला प्रश्न है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है, तो एसिटिक एसिड का उपयोग दोस्तों सिरका तैयार करने में किया जाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम, याद रखिएगा, अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटमियम जो है सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो हेलोजन ग्रुप आपको बताए थे, ये सभी हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटमियम। इनको याद रखिएगा, ये सभी जो है 17वें ग्रुप के जो है हेलोजन है। 18वें ग्रुप में कौन सा होता है दोस्तों, तो नोबेल गैस, ये भी याद रखिएगा। 17वें ग्रुप में कौन सा, हेलोजन, और 18वें ग्रुप में जो है ये नोबेल गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, तो तापमान में परिवर्तित करके, तापमान में परिवर्तित करने से दोस्तों पदार्थ का जो है अवस्था चेंज हो जाता है, जैसे पिघल जाता है तो द्रव अवस्था में आ जाता है या वाष्प अवस्था में, तो इसी के बारे में यहाँ कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, CBT 1 एग्जाम 30 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट से सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। और इसको जो है दोस्तों H इसमें अगर इंक्लूड होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वहाँ जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, खाने का सोडा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है H जुड़ने से। अगला प्रश्न देखते हैं, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो दोस्तों गतिज ऊर्जा में। देखिए एक ही तरह के क्वेश्चन कितने हर एक शिफ्ट में लगभग पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बहुत अनिवार्य है। और अगर आपका एग्जाम अगर 1-2 शिफ्ट बाद होता है तो ये पिछले 2 शिफ्ट के जो है क्वेश्चन को भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन उसी पे बेस्ड अगले तरह से कुछ तरह से घुमा फिरा के उसी क्वेश्चन को पूछते हैं। तो आप ज़रूर देखिए अगर आपका एग्जाम डेट अगले दिन या अगले दिन पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है, तो दोस्तों बेकिंग सोडा। अगर मधुमक्खी काटता है तो आप बेकिंग सोडा का उपयोग करके राहत पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा होता क्या है दोस्तों, इंग्लिश में अगर समझिएगा तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है किसके बराबर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक एनर्जी के बराबर। तो याद रख लीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों। लोहा को जो कठोर और मजबूत बनाने के लिए आपको जो है कार्बन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है, तो 44 गुणसूत्र प्लस XY मतलब 46 पेयर होता है। यहाँ बालिका पूछा गया है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि बालिका पूछा गया, फिर भी यहाँ X और Y दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं नवजात में, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें जो दोस्तों सिर्फ X और X पाए जाते हैं। पुरुष में X और Y दोनों पाए जाते हैं, एक पेयर गुणसूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, धोवन सोडा क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डैश होती है। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा 62.9 होती है। अगला प्रश्न है, उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को डैश में बदल देती है, तो दोस्तों डैश उत्तक जो है रक्त वाहिका के व्यास को बदल देती है, तो मांसपेशी उत्तक जो है रक्त वाहिका के व्यास को बदल देती है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा जाता है, तो एल्कलाइन मेटल जो है दोस्तों वो पहला ग्रुप है दोस्तों क्षारीय धातु का। अगला प्रश्न है, CBT 1 एग्जाम के 30 अगस्त 2018 के सेकेंड शिफ्ट का न्यूलैंड्स की तालिका में डैश को हेलोजन के साथ रखा गया है, तो दोस्तों हेलोजन के साथ डैश को रखा गया है। तो अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स की तालिका में डैश को हेलोजन के साथ रखा जाता है, तो कोबाल्ट और निकेल को। निम्नलिखित में से किस कोशिका
कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे, तो साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अगला प्रश्न ये याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैस को रखा जाता है, तो नोबेल गैस आपको बताए थे अभी। 18वां ग्रुप जो है नोबेल गैस से संबंधित है, और 17वां ग्रुप जो है किससे संबंधित था, हेलोजन से। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश कोशिका विभाजन से संबंधित होते हैं, तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित होते हैं। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि की पिच निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न है, LPCBT 1 एग्जाम के 30 अगस्त 2018 के थर्ड शिफ्ट से विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है, तो क्लोरीन गैस। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में। दोस्तों ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन याद रखिएगा कोशिका द्रव में। पीतल निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, तो मिश्र धातु होती है पीतल, और ये किससे बनी होती है, तांबा और जिंक से। तांबा और जिंक से पीतल बनता है, तांबा और जस्ता से। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो Ca2PO4 का होल 2 होता है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, Ag+Cl के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, LPCBT 1 एग्जाम के 31 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट से एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोबारा, तो ध्रुव कहा जाता है यानी पोल। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है, तो 60%। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होते हैं, तो अंडक होते हैं, ये भी प्रश्न रिपीट किए हैं। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था, तो थोरियम। और कितने तत्व थे उसके टाइम में, तो दोस्तों 56 तत्व, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है, दोस्तों तो न्यूटन का तीसरा गति नियम है, ये आपको पता होगा। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, LPCBT 1 एग्जाम 31 अगस्त 2018 के सेकंड शिफ्ट के, तो इसमें देखते हैं, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, संवेग यानी मास इंटू वेग। ठीक है, इसको 3 गुना कर दिया जाए तो तब जो है दोस्तों एक वस्तु का संवेग 3 गुना, तो मतलब इसका जो है वस्तु का संवेग 3 गुना करेगा, कैसे 3 गुना होगा, वस्तु का तो मास जो है फिक्स रहेगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी को हम 3 गुना कर रहे हैं, और वेलोसिटी अगर 3 गुना होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 इंटू m इंटू v²। तो v² जो है यहाँ 3v हो जाता है, तो 3 यानी 9v² हो जाएगा, तो यहाँ 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अंडजनन। ठीक है, अगला देखते हैं, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा, तो सेलों की संख्या। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से कौन से समान होगा, तो सेलों की संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक कंडरा किससे बनाया जाता है, तो दोस्तों एक कंडरा जो है केवल कोलेजन फाइबर द्वारा बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो क्लोरीन। अगला प्रश्न है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ने। ये सभी दोस्तों आप रट ही लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, तो समांतर सीरीज में दोस्तों जोड़ा गया तो दोस्तों संयुक्त प्रतिरोध कम हो जाता है। आपको पता होगा सीरीज में दोस्तों डायरेक्टली जुट जाता है और समांतर में इन्वर्सली जुटता है। ठीक है, अगला है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, तो कंकाल रासायनिक समीकरण, यानी कि जैसे सीधा दिया रहता है Ca+O2 और इसको जो बैलेंस करना रहता है तब होता है बैलेंस समीकरण, लेकिन ऐसे उसको कहता है तो स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, LPCBT 1 एग्जाम के 31 अगस्त 2018 के थर्ड शिफ्ट से किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होगा तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा c से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, आवेश की
एसआई इकाई क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, आपको पता होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो एल्केन, आपको पता है। एल्केन में एल्केन का फार्मूला क्या होता है, C2H2N+2, ठीक है। जैसे इसमें CH4 जो है एल्केन ग्रुप से आता है। इसमें देखिए चारों बॉन्ड जो है हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, एक भी बॉन्ड खाली नहीं है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त में आते हैं। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, तो निर्वात में होती है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है मुक्त अवस्था में ऐसे ही। अगला प्रश्न है, ALPCBT1 एग्जाम 4 सितंबर 2018 थर्ड शिफ्ट से डैश अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है, तो वर्तिकाग्र, ठीक है। वर्तिकाग्र जो है अंडप का ही एक हिस्सा है, इसको याद रखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है, तो हाइड्रा का शरीर दोस्तों कोशिका की 2 परतों से बना होता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन में कार्बन और गैस प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो जो मीथेन होता है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, तो Mg3N2। यहाँ दोस्तों नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 और मैग्नीशियम का 2 होता है, तो इसलिए Mg इसका बैलेंस करने के लिए Mg3 और N2 यहाँ दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को कहा जाता है अलिंद और निचली 2 कक्षों को निलय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी डैश घट जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा, मतलब जब वो गिरेगा फिरली तो धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा जिसका है दोस्तों घटते जाएगा, क्योंकि ऊंचाई जो है स्थितिज ऊर्जा यहाँ क्या होता है mgh के बराबर यहाँ ऊर्जा उसमें होता है, तो mgh यहाँ घटते जा रहा है, तो इसी कारण से इसका जो है स्थितिज ऊर्जा जो घटते जाएगा, ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो p ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं, तो एक युग्म होते हैं, एक ही लिंग गुणसूत्र होते हैं, XY क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में। अगला प्रश्न होता है ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान कितनी होती है, तो 137 यूनिट। अगला प्रश्न है, RRB ग्रुप डी का अब आ गया है, तो दोस्तों LP का इतना ही था, तो अच्छे से देखिए, रिवीजन करिए। हो सकता है इस बार इससे भी रिपीट करें क्वेश्चन, क्योंकि आप देखिए कि कैसे शिफ्ट वाइज आपका जो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। तो बस इतना ही आज, थैंक यू।